नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मार्केट की वॉलेटिलिटी में निवेशक इस बात से परेशान है कि वो किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे उन्हें बेहतर रिटर्न मिलता रहे। ऐसे में आज हम बताएंगे लॉन्ग टर्म निवेश की रामबाण स्ट्रैटेजी जो हर तरह के मार्केट में हिट है। तो अभी के मार्केट में आपको कैसे अपनानी है लॉन्ग टर्म निवेश की स्ट्रैटेजी, हमारे एक्सपर्ट से आज हम जानेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग, आनंद राठी वेल्थ में म्यूचुअल फंड के हेड श्वेता रजानी हमारे साथ हैं। मोहित और श्वेता, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम यूजुअली कहते हैं कि अगर आपको बाजार में पैसे कमाने हैं, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें और थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखें, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए। इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के फायदे ही फायदे क्यों हैं ये जरा समझते हैं। कुछ डेटा हमारे पास होगा, कुछ हम हमारे गेस्ट से समझेंगे क्या इसके फायदे हैं, क्या वजह हैं। मैं श्वेता आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम कहते हैं कि बाजार में तो लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा बनता है, क्या वजह है कि अगर आप कुछ इंस्टेंसेस के जरिए बता पाएं, क्या वजह है कि लॉन्ग टर्म में बाजार में जो अलग अलग साइकिल्स आते हैं वॉलेटिलिटी के, वो आपके पोर्टफोलियो में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाते हैं एज कंपेयर टू जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें हम पिछले कुछ 6 या महीने और 1 साल में देख रहे हैं। नमस्ते स्वाति जी। जैसे आपने कहा अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो फंडामेंटल पे नहीं निर्धारित होती है, लेकिन किस तरह की न्यूज आ रही है, क्या इवेंट है, किस तरह से मनी फ्लो है, उस पर निर्धारित होती है। इसीलिए हम शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा देखते हैं। अब मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स के उदाहरण दे देती हूँ। अगर आपने एक मिड कैप फंड, एक लार्ज कैप फंड इस तरह से निवेश किया होता तो हो सकता है एक फंड आपको -5% का रिटर्न दे रहा है और दूसरा फंड आपको 20% का रिटर्न दे रहा है। अब ये तो हो गई 1 साल के होल्डिंग पीरियड की बात, लेकिन यही स्कीम्स को अगर मैं इनके 10 साल का रिटर्न देख लूंगी तो एक स्कीम शायद 19% का रिटर्न दे रही है पर एनम और दूसरा स्कीम 20% का रिटर्न दे रहा है। तो आप देख रहे हो 1 साल में जो अंतर है दो फंड्स के रिटर्न में वो 25% का है, लेकिन वही अगर 10 साल का होल्डिंग पीरियड है तो 1% से कम भी है। तो आपकी स्कीम सिलेक्शन गलत नहीं जा सकती इतनी, अगर आपका होल्डिंग पीरियड सही है तो ये एक बहुत ही सिंपल उदाहरण था कि क्यों शॉर्ट टर्म में, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं प्ले आउट करते, आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न कहीं भी जा सकती है। तो अगर इक्विटी में हो और रिटर्न बनाना है तो आपको एक लंबे समय का ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए अपने माइंड में। बिल्कुल, मतलब आपने पिछले 1 साल में अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी रही है, इसलिए हो सकता है उतना रिटर्न आपका ना बना हो। आपने ये देखकर शायद इन्वेस्ट किया उस फंड में कि पिछले 3 साल का या उसके पहले 1 साल का, प्रायर टू योर इन्वेस्टमेंट, उसमें तो कितने अच्छे पैसे बन रहे थे, डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा था, तो मेरा 1 साल का रिटर्न या 6 महीने का रिटर्न नेगेटिव में क्यों चला गया। तो 3 फंड्स का जो हमें प्रोवाइड किए हैं श्वेता ने, जो जिस पर रिसर्च उन्होंने किया है, उसके एग्जाम्पल के लिए हमने आपको दिखाया कि अगर एक आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड है तो 1 साल में नेगेटिव रिटर्न भी दिया, लेकिन वही अगर आप 3 साल का रिटर्न देखते हैं लगभग 23% 5 साल में, और फिर आगे 10 साल में कैसे वो रिटर्न बढ़ता गया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1 साल का रिटर्न जरूर कुछ कम रहा हो, लेकिन 3, 5, 10 साल का रिटर्न डबल डिजिट में रहा। वही एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, जो एक स्मॉल कैप का फंड है, हालांकि 1 साल में बाकी 2 कैटेगरी से अच्छा रिटर्न तो दिया है, पर 10 साल में और उस पीरियड में अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आया। तो तभी कहते हैं लॉन्ग टर्म जो है इक्विटी के लिए बेस्ट मानी जाती है। मैं मोहित यहाँ पर आपसे जरा समझना चाहती हूँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की हम बात कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है जरा समझना जरूरी है। कोई हम एक अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं, मुझे 3 साल में गाड़ी के लिए पैसे चाहिए, या घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, या फिर 5 साल में एक वर्ल्ड टूर करना है उसके लिए पैसे चाहिए, या 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, या फिर आगे 15-20 साल में रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। हाउ डू वी डिफाइन लॉन्ग टर्म गोल्स? ओके, मैं मोहित आपके पास फिर आऊंगी। मैं इनफैक्ट यही सवाल श्वेता आपसे करना चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि जब तक हम एक अपने लिए एक टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक अपने इस
इन्वेस्टमेंट से लोग डगमगा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमें कब तक इन्वेस्ट करना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है? जी, देखिए जैसे सबसे पहले आपने कहा अगर हम एक लंबे समय की रणनीति बना रहे हैं, उससे पहले तो ये हो जाता है कि आप अपना एक गोल सेट कर लें कि हमें चाहिए क्या? अब जब आप गोल सेट कर रहे हैं, तो 3-4 चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक, तो आप ये समझ लें कि आपका लक्ष्य क्या है? हो सकता है आपको घर खरीदना है 10 साल बाद, ये तो हो गया आपका गोल। अब इसे आप मनी या एक रुपीज़ वैल्यू में कन्वर्ट करें, कि घर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए होंगे? हो सकता है आज आपको एक डाउन पेमेंट देनी है तो आपको 20 लाख चाहिए, लेकिन वही वैल्यू शायद 10 साल बाद अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आपको शायद 40 लाख की एक डाउन पेमेंट चाहिए होगी। तो आपका लक्ष्य है 40 लाख 10 साल बाद। अ, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अब उस 40% के गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत होगी? ये हो गई तीसरी चीज़ जो आप ध्यान में रखें। तो एक वैल्यू, एक कितना समय है आपके पास और क्या रेट ऑफ रिटर्न से आपका पोर्टफोलियो ग्रो होना चाहिए। इस तरह से अगर आप गोल बनाएँगे, तो आप आपकी जो रणनीति बनाएँगे, वो आपको अपने लक्ष्य तक बड़े आसानी से ले जाएगी। बिल्कुल। तो ये रहे आपके लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। एक गोल सेट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। आपका जो गोल है या फिर जो आप जिसके लिए आप पैसे इकट्ठा करें वो काफ़ी दूर है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे रखिए और उससे बिल्कुल भी निकलिए मत जब तक आपका वो गोल पूरा नहीं हो जाता। मोहित हमारे साथ फिर से आ गए हैं। एक वॉलेटाइल मार्केट में मोहित, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहे? पिछले अगर हम लॉन्ग टर्म के अलग अलग एसेट क्लासेस के अगर रिटर्न के जरिए समझें, इंडियन इक्विटीज़ हो गई, यूएस बाजार हो गए, गोल्ड ने पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है क्या? लेकिन क्या यही हम पिछले 10 या 5 साल में भी हमने कुछ ऐसी सिचुएशन देखी या डेट की अगर बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, एसेट क्लासेस का लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न पैटर्न रहा है वो कैसा रहा? जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अगर मैं बहुत लंबी अवधि के रिटर्न्स मैप करूं और इसमें मैं 4 या 5 बड़ी एसेट क्लासेस लेता हूं। सबसे पहले मैं भारतीय इक्विटी, उसमें मैं निफ्टी 50 के रिटर्न्स देखता हूं। फिर मैं यूएस इक्विटी, उसमें मैं S&P 500 के रिटर्न्स ट्रैक करता हूं। एंड उसके बाद हम गोल्ड लेते हैं, क्योंकि गोल्ड निवेशकों का सबसे प्रिय बोलेंगे निवेश का एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड रियल एस्टेट एंड डेट ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 20 साल की अवधि पर भारतीय इक्विटी ने कुछ 14.4% का CAGR आपको एनुअलाइज रिटर्न छोड़ा है, और वहीं यूएस इक्विटी ने आपको 14.5% का रिटर्न छोड़ा है। तो एकदम बिल्कुल नेक टू नेक कह लीजिए स्वाति, एकदम बराबर चल रहे हैं S&P 500 के रिटर्न एंड निफ्टी 50 के रिटर्न ऑन अ 20-year स्केल। अगर इसी तरह से मैं गोल्ड को देखूं, और बहुत चौंकाने वाले आंकड़े गोल्ड के आते हैं। गोल्ड का रिटर्न जो रहा है वो है 13.8%। तो गोल्ड ने भी ऑलमोस्ट इक्विटी के बराबर का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल की अवधि में। अगर हम ट्रैक करें, गोल्ड की साइकिल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी अनइवन होती हैं, एकदम से आती हैं और फिर काफी समय तक गोल्ड शायद मूव नहीं करता है, बट गोल्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम हैज डिलीवर्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू इक्विटी। रियल एस्टेट, देखिए, अब यहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि रियल एस्टेट के मापदंड सबके अपने-अपने हो, पर एक जो एनएचबी का रियल एस्टेट इंडेक्स बनता है, उसके हिसाब से अगर हम 20 साल में रियल एस्टेट का रिटर्न देखें इंडिया में, तो वो करीब 8.5% के आसपास रहा है। और डेट डेट के अंदर में मैं डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न अगर देखूं, तो यहाँ पर उनका रिटर्न करीब 7.5% के आसपास रहा है। तो लंबी अवधि में आप देखेंगे, सबसे पहली बात, इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास, उसमें कोई दो राय नहीं है। गोल्ड बहुत नजदीक आता है इक्विटी के, तो एसेट एलोकेशन के हिसाब से, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपको गोल्ड होना ही चाहिए। पर अगर आप देखें कि भारतीय इक्विटी और अंतरराष्ट्रीय इक्विटी, जिसे मैं यूएस इक्विटी को कैटेगराइज कर रहा हूं उस श्रेणी में, तो उसमें एकदम टक्कर का मामला है। तो सभी निवेशकों को चाहिए कि भारतीय इक्विटी के साथ साथ वो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन अंतरराष्ट्रीय इक्विटी में जरूर से जरूर करें, बिकॉज वहां पर भी रिटर्न जो है वो बहुत मजबूत रहे हैं लंबी अवधि में, और काफी शानदार रिटर्न्स रहे हैं। बिल्कुल। तो एसेट क्लास में रिटर्न का एक जो कंपैरिजन है उसे हमें समझ में आ गया कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट, उनके लॉन्गर टर्म के जो रिटर्न है वो कैसे रहे हैं, और इसमें क्लियरली समझ में आता है कि इक्विटी
ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्गर टर्म में, एंड वेरी क्लोज जो है उसके दूसरा रहा है वो गोल्ड है, जैसा मोहित ने बताया एक प्री एसेट क्लास है भारतीयों का। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात हम जब कर रहे हैं श्वेता, ये समझना ज़रूरी है जो एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी हो विद इन इक्विटी एंड डेट स्पेशली, और गोल्ड भी अगर उसमें डालें तो वो कैसी रहे। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है एक इन्वेस्टर को इस मार्केट में कैसे लेना चाहिए? जी, बिल्कुल। तो जैसे हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी स्टेप होती है। जब आप अपनी लॉन्ग टर्म रणनीति बना रहे हैं, तो उसका पहला स्टेप है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन की डिसीजन सही ले लें। बिकॉज़ जैसे मोहित भी रिटर्न्स बता रहे थे डिफरेंट एसेट क्लासेस के। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इक्विटी ने आपको 11-12% की रिटर्न दी होगी लंबे समय में। वहीं डेट ने आपको दी होगी करीबन 7 साढ़े 7% की रिटर्न। और आगे जाकर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये एसेट क्लासेस आपको ऐसे ही रिटर्न दे रहे हैं, तो दोनों का एक रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं। अगर मुझे रिटर्न चाहिए तो मुझे इक्विटी की एलोकेशन ज्यादा होनी चाहिए। उसी तरह से मुझे अगर जोखिम कम करना है मेरे पोर्टफोलियो का, डेट तो एक डेट भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पोर्टफोलियो में। लेकिन दोनों की एलोकेशन कितनी होनी चाहिए? अब कुछ एनालिसिस हमने किया था, कुछ डेटा था जो बता रहा है अगर आप 10 साल के ऊपर एसआईपी के तौर से इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, तो करीबन मैं कहूंगी 97-98% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप पॉजिटिव रिटर्न बनाएंगे। उसी तरह से 90% से ऊपर रिटर्न प्रोबेबिलिटी होती है कि आप डेट से ज्यादा रिटर्न तो बना ही देंगे इक्विटी में। इसीलिए आमतौर पर हमने देखा गया है कि जिनके 10 साल प्लस का होल्डिंग पीरियड है, वो कहीं भी 70 से 80% का इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और बाकी डेट रख के अगर इस एसेट एलोकेशन से चलेंगे तो करीबन वो डबल डिजिट रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिल सकता है। दूसरी चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जब आप रणनीति बना रहे हैं तो हर एसेट क्लास पे क्या प्रोडक्ट कैटेगरी आप चुन रहे हैं। अब जैसे इक्विटी में आपके पास स्टॉक्स का ऑप्शन होता है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है, पीएमएस का ऑप्शन होता है, तो कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी इन दोनों पैरामीटर्स पे, रिटर्न पे और रिस्क पे सही निकलती है, उन्हें चुने। तीसरी स्टेप हो जाती है, अगर जैसे म्यूचुअल फंड चुन लिया है आपने, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, तो सही कैटेगरी चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। और चौथी चीज मैं कहूंगी कि जब आपकी कैटेगरीज चुन ली तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करें, अलग स्टाइल के फंड मैनेजर्स, अलग अलग एएमसी, सो दैट आपकी रिस्क कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, लेकिन आपने जो लक्ष्य एक सेट किया था अपने लिए, आप उस पर आसानी से पहुंच जाएं। बिल्कुल। तो टारगेट सेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करें, मार्केट कैप में डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में भी डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, एएमसीज में डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। तो हर लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे टाइम में आपको किन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। तो बाजार में की वॉलेटिलिटी में अभी आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कैसे निवेश करें, एसआईपी की स्ट्रैटेजी क्या रखें? मोहित गांग और साथ ही श्वेता रजानी हमारे साथ हैं। मोहित, जरा बताइए, पिछले कुछ अगर एग्जांपल्स के जरिए बता पाए कुछ इंस्टेंसेस में जब भी बाजार में एक बड़ा फॉल आया है उसके बाद कैसे बाजार ने रिकवर किया है, और ऐसे में अब एक प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की रहे, क्या रहे ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस एंड फॉलोड बाय डेफिनेट जब बाजार में बाउंस बैक होगा तब वो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? जी स्वाति, तो देखिए हो सकता है कि काफी जो नए निवेशक भारतीय बाजार में आए हैं उन्होंने इतना बड़ा करेक्शन कभी देखा ही नहीं है। पिछले 9 साल से लगातार हर कैलेंडर ईयर पॉजिटिव रिटर्न्स का रहा है भारतीय मार्केट में, राइट? तो काफी निवेशकों को अच्छे करेक्शन देखने को मिले ही नहीं है। पर मैं अगर इस सदी के 3 सबसे बड़े करेक्शंस की बात करूं, तो सबसे पहला जो करेक्शन आया था वो था डॉट कॉम बबल का। तब मार्केट करीब करीब अपने पीक लेवल से 50% नीचे गिर गया था। आप मान लीजिए कि आपने उस पीक लेवल पर मार्केट में निवेश किया बाजार गिरने के जस्ट पहले। अगर आप वैसे निवेशक हैं जिन्होंने गलती से उस टाइम पे निवेश कर दिया और मार्केट सडनली क्रैश कर गया उसके बाद, तब भी
तब से लेकर अब तक यानी जनवरी 2025 तक 2000 से लेकर जनवरी 2025 तक भी आपके जो रिटर्न्स बनेंगे वो निफ्टी में करीब 13% एनुअलाइज रिटर्न है, जो कि इन्फ्लेशन की दर से बहुत हाई है और डबल डिजिट रिटर्न्स है, जो कि बहुत शानदार रिटर्न है। उसी तरह दूसरा सबसे बड़ा करेक्शन अगर मैं देखूं 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और अगर मान लीजिए आपने गलती से 2007 दिसंबर में या 2008 जनवरी में मार्केट करेक्ट होने से जस्ट पहले निवेश कर लिया और उसके बाद मार्केट करीब करीब 60% टूट गया 2008 के दरमियान, तब भी अगर आपने निवेश किया था तो भी तब से लेकर अब तक यानी जनवरी 25 तक आपके जो सीएजीआर रिटर्न्स है वो 9% है स्वाति। वो इतने ग्रेट नहीं है बट फिर भी हाई सिंगल डिजिट रिटर्न आपको बन रहा है जब आपने बहुत ऊंचे स्तर पर निवेश कर रखा है। और अगर मैं तीसरा करेक्शन जो कि हाल ही में आया था कोविड का करेक्शन उसे देखूं तो तब मार्केट करीब 38% करेक्ट किया। आपने उस पीक पर अगर मार्केट में निवेश किया था तो तब से लेकर जनवरी 25 तक आपने करीब 15% सीएजीआर रिटर्न बनाया है। ये बहुत बड़े करेक्शंस थे। इस तरह के करेक्शंस अक्सर नहीं आते हैं मार्केट में, बट देखने वाली बात यह है स्वाति कि इतने बड़े राइट। करेक्शंस के बावजूद जो निवेशक पहले आए थे उन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न बनाए हैं। तो लंबी अवधि में जो निवेश करते हैं और एब्सोल्युटली। उन्हें अच्छे रिटर्न डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। जी। ओके। राइट मोहित। मोहित, यहाँ पर मैं श्वेता आपसे ये जानना चाहती हूँ, 250 रुपये की जो एसआईपी है वो लॉन्च कर दी गई है जन निवेश के नाम से, इसका प्रचार भी किया जा रहा है, अलग अलग एमसीज को इसको और भी ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाने की बात कही जा रही है। तो शुरुआत ही है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक छोटे टिकट की एसआईपी कितनी कारगर साबित हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत अच्छी स्टेप है बिकॉज़ इससे क्या होता है ना, आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। और मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। अगर कोई ₹250 से भी अपनी एसआईपी शुरू करता है और हमने जैसे लॉन्ग टर्म इक्विटी का रिटर्न देखा है, तो अगर आप 10 साल तक 250 हर महीने एसआईपी के तौर पर निवेश कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 30,000 की, और आपके पास 10 साल बाद जो वैल्यू जमा हुई होगी वो 60,000 के आसपास की होगी। तो ये है उस पावर, ₹250 लगता है एक छोटा अमाउंट है, पर उसका पावर इतना है कि आपके पास 60,000 के आसपास की एक वैल्यू जमा हो सकती है। तो ये एक फायदा है कि आप छोटे से शुरुआत करें। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये उस डायरेक्शन में देखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज पहले क्या होता था, काफी सारे आपकी एसआईपीज ₹1000 से शुरू होती थी, 500 या ₹1000 से। अब अगर वही ₹1000 जो पहले एक स्कीम में जा रहा था, अब 250 होने से आपको 4 स्कीम्स की एक डाइवर्सिफिकेशन की एडवांटेज मिल सकती है। तो इससे आपकी रिस्क भी मैनेज हो सकती है, और रिटर्न तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको फायदा हो सकता है, कि कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म का जो बेनिफिट है। तो ये एक बहुत अच्छी स्टेप है, और सही डायरेक्शन में स्टेप ली जा रही है एएमसी से। बिल्कुल। और मोहित, क्या ये जो समस्या हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि लोग एसआईपी शुरू तो कर रहे हैं, अब छोटे टिकट की तो एसआईपी भी आ गई है, लेकिन उतने ही दर से जो एसआईपी हैं वो रुक भी रही हैं, ये समस्या आपको लग रहा है आगे बढ़ सकती है, या फिर ये बस एक टेम्पररी हमने एक सिचुएशन देखा है जो मार्केट करेक्शन में देखने को मिल रहा है, आगे स्थिति बेहतर होगी? स्वाति, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे स्थिति बेहतर हो, पर पिछले 3 महीने का जो रुझान है वो ये दर्शाता है कि धीरे धीरे जो सिप क्लोजर्स हैं वो थोड़े बढ़ते जा रहे हैं भारतीय मार्केट में। अगर आप देखें नवंबर, दिसंबर और जनवरी के जो आंकड़े आए हैं, और खास तौर से जनवरी का जो आंकड़ा था जो 109% पर आया, इसका मतलब कि हर 100 सिप जो नई बुक हुई उसके लिए 109 बंद हो गई। राइट, तो ये पहली बार हुआ है कि आपके क्लोजर ज्यादा हुए हैं और नए सिप कम आए हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, शायद एम्फी का एक क्लैरिफिकेशन भी आया कि कुछ सिप का रिकॉन्सिलेशन किया, उसके चलते 25 लाख कुछ सिप बंद हो गए या फिर उन्हें रिकंसाइल किया गया। तो और काफ़ी बार जब मार्केट गिरता है स्वाति, तो एडवाइजर्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के साथ बैठकर उनकी सिप्स को वापस सुनियोजित करते हैं, सही स्कीम्स में उसको वापस रीबैलेंस करते हैं। तो काफ़ी बार वो भी कारण हो सकते हैं कि ये सिप का आंकड़ा जो था वो इस तरह से रहा। अगर ये ट्रेंड कायम रहता है, यानी अगर फरवरी में भी हम ये देखने को आता है कि सिप्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ज़्यादा सिप बंद हो रहे हैं,
तब थोड़ा-सा चौंकाने वाली बात होगी और मुझे लगता है कि तब शायद पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कम्युनिटी को, आपको और मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी इस जागरूकता को फैलाने के लिए कि सिर्फ़ जो है वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स का और लॉन्ग टर्म्स वेल्थ एक्यूमुलेशन का ज़रिया है, ना कि सिर्फ़ हर 3-6 महीने में चलाने बंद करने का कोई खिलौना जिसे आप सिर्फ़ मार्केट की चाल को देखकर स्विच ऑन स्विच ऑफ करें। तो वो आई थिंक वो जागरूकता लानी कंटिन्यूअसली एक प्रयास है सीरियसली जिसे करते रहना इन्वेस्टेड होना बेहद जरूरी है। जैसा आपने बताया मोहित, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, चाहे आप छोटे ही पैसे से शुरू करें, आपको अपने टारगेट पे कम से कम बने रहना चाहिए। पर इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जर्नी में श्वेता किन गलतियों से बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले गलती मैं कहूँगी ये है कि आप जब शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखते हैं, कई बार ऐसे होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न हो सकता है 10 साल का, लेकिन जब आप वो 10-15% की मार्केट में गिरावट देखते हैं, आप अपनी एसआईपी रोक देते हैं या आपने कोई निवेश करना हो तो आप उसे होल्ड पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले वो ना रोकें। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो आपका है उसे जारी रखें। दूसरा, अपनी एसेट एलोकेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कई बार ये भी होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत गिर रहा है, तो हम हमारी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, उसे ना बदलें। तीसरा मैं कहूँगी ये एक प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट से है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप कोई सेक्टर फंड या उस तरह के निवेश कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें, बिकॉज़ उसमें जोखिम ज़्यादा हो सकता है और अगर आप वो सेक्टर नहीं समझते तो आपके लिए वो गलत रणनीति हो जाएगी। तो मैं कहूँगी ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बेसिक है, लेकिन ये गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ गलतियां हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करें। और शो के आखिर में मोहित, आपकी नज़र में वो कौन से फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स के लिए सही है? आपके रिकमेंडेड फंड्स कौन से रहेंगे? जी स्वाति, तो मेरे रिकमेंडेशन में सबसे पहले लार्ज कैप में पैसिव कैटेगरी का फंड प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सेकंड, फ्लेक्सी कैप एक्टिव स्टाइल ग्रोथ स्टाइल फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड विद इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड, क्वालिटी पैरामीटर पर फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। एंड फोर्थ, एक्टिव ग्रोथ स्टाइल से मैनेज किया हुआ बंधन स्मॉल कैप फंड। सारे मार्केट कैप कवर होते हैं, सारी स्टाइल्स कवर होती है, एक्टिव पासिव को पूरी तरह से इसमें मिक्सचर मिलता है। बिल्कुल। तो बाजार का चाहे कैसा ही दौर क्यों ना हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे मार्केट के अलग अलग साइकिल्स में न घबराएं, अपने निवेश में बने रहें, क्योंकि डेटा भी यही बताता है कि बाजार में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में ही। इस पर हमने चर्चा किया। श्वेता और मोहित दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।